और मोस्ट वेलकम इन दिस अनदर वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, है ना, कि ये जो वीडियो रहेगी कंप्लीटली पार्ट फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जहां पे हम डेप्थ में जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियो चैनल पे आई वो 11th क्लास से रिलेटेड थी। हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज में हम डेफिनेटली प्लस 2 को कवर करेंगे, वहां की फिजिक्स को कवर करेंगे और डेफिनेटली हम लर्न करेंगे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं, देखो नाम जो चैप्टर था वो आपको पता भी चल गया, मैं एक बार लिख देता हूं बोर्ड पे। ठीक है, चैप्टर का नाम जो है अपने पास दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझो आप लोग कि अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में इसको क्यों इंक्लूड किया गया है। यू नो कि 21st सेंचुरी है और अगर मैं एक टर्म बोलूं तो गलत नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड, आज की जो दुनिया है और आज से 10 साल पहले की दुनिया में वो चेंजमेंट आया है जो पिछले 300 सालों में नहीं आया। मतलब 10 साल में चीजें इतनी एडवांस हुई है जो पिछले 300 सालों में चेंजमेंट नहीं आया वो इन 10 साल में हो गया, और ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ है जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। ठीक है, जो आज का वर्ल्ड है वो कैसा है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं हर घंटे हर मिनट, कोई ना कोई नई थ्योरी, नए नए इन्वेंशन, नए नए आविष्कार आ रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड दुनिया में आपको समझना जरूरी है कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के पीछे किस चीज का हाथ है। जो सबसे बेसिक चीज है, जो इसका फंडामेंटल में बात करूं, फंडामेंटल मतलब जो इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें अगर वो चीज ना हो ना तो डेफिनेटली चीज पॉसिबल ही नहीं थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे डेली लाइफ में जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड दुनिया है उसको इनहांस किया है, हमारे लाइफस्टाइल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। किसकी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इन इस चैप्टर में हम डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर सिंपल बात करें तो इसको दो पार्ट में, दो फ्रेज में, दो वर्ड्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे दो टर्म आपको दिखेंगी, पहला इलेक्ट्रो और दूसरा आ जाएगा अपने पास स्टैटिक्स। अब आपको समझना पड़ेगा जो फिजिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब होता है वो रिलेटेड होता है अपने पास चार्ज से। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आज इसको जानेंगे चार्ज का मीनिंग क्या होता है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। अगर हम बेसिक शब्द की बात करें, बेसिक मीनिंग की बात करें तो वो क्या होता है, एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली हमारे पास एक टर्म आ गई। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए इसको अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो दो टर्म हमारे पास निकल के आई है। पहली चीज है दैट इज योर इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। मतलब यहाँ पे कुछ अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि चार्ज को रेस्ट में रखा जाएगा और उस पे जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी ऑब्जर्वेशन और जो भी एक साइंटिफिक नॉलेज हमें मिलेगी उसको स्टडी करना है। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो फर्स्ट आपका चैप्टर रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा। जब आप 12th में मूव ऑन हो गए सेकंड चैप्टर पे तो यहाँ पे चार्ज को रेस्ट से उठा के मोशन में कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको आगे नाम दिया गया है दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, जब इस चैप्टर का टर्न आएगा उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब इस चैप्टर में 3-4 यूनिट आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, और 3-4 यूनिट में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, जितने भी चार्ज हम लेके चलेंगे उन सब चार्ज को हमने कहां पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। कोई भी चार्ज मोशन में नहीं होगा। तो ये एक पर्टिकुलर ब्रांच है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितनी भी स्टडीज होंगी वो किस बेस पे होंगी, चार्ज के रेस्ट पे होंगी। ठीक है, अगर चार्ज को मोशन में कर दिया हमने, अगर चार्ज मोशन में आ गया, अगर चार्ज फ्लो करने लग गया और उसके रेट को कंसिडर करें तो अनदर ब्रांच में चला जाता है फिजिक्स की, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आल्सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड मोशन। ठीक है, तो यहाँ से एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। आई होप कि ये चीज आपको टर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने समझा तो पता चल गया चार्ज को रेस्ट पे रखेंगे और उसके बारे में जितनी भी एक्सपेरिमेंट और स्टडीज करनी है और वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज जो हमारे पास निकल के आती है वो क्या आती है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, और एक बेसिक जो मैं आपको बताऊं, चार्ज हर किसी स्टूडेंट ने 9th से ही सुन लिया होगा, या फिर जो पढ़ाई
नहीं करता ना जो स्टूडेंट, जिसको मतलब मैं कह सकता हूँ ना बाय डिफॉल्ट, जिसने स्टडी नहीं किया उसने भी चार्ज को कहीं ना कहीं सुना होगा, वो इतना अंदाजा जरूर लगा लेता। जब हमसे चार्ज के बारे में पूछा जाता है तो व्हाट वी से, हम क्या कहते हैं, चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमने आज तक समझा नहीं है कि एग्जैक्टली चार्ज का मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो थोड़ा सा डेप्थ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डेफिनेशंस एक एक्सपीरियंस से आई है मेरे को, मैंने काफी बुक्स को रीड किया, ठीक है, 5 6 से 7 एडिशंस ऑलमोस्ट मैंने पढ़े, तब जाके मैंने कंबाइंड डेफिनेशन किया है, ठीक है। आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा, एक लगी भंदी डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, उसी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैं आऊं तो फर्स्ट आर्टिकल जो आपका रहेगा फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में फर्स्ट यूनिट है आपके बारे में चार्ज के बारे में, और उस चार्ज में जो फर्स्ट ही आर्टिकल है वो जो अपना जो यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, बेसिकली चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा आगे चले तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली चार्ज का मीनिंग क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा है तो यहाँ पे +1 वाला वीडियो, यूनिट्स वाला वीडियो देखा है तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारे पास जो एक टर्म निकल के आई है दैट इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने डिस्कस किया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी भी जैसे हम प्राइमरी लेवल की लेके चलते हैं, मतलब बहुत छोटे लेवल की एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सके और जिसके टर्म में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो सेम मैनर में हमारे पास एक क्वांटिटी दिया है जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, अंडरस्टैंड डेफिनेशन, ठीक है। तो 2-3 बार सुने इसको ताकि आपको क्लैरिटी आए। चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अब मैं इसको एक बार राइट कर देता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए, डेप्थ में आप अंडरस्टैंड कर सको कि चार्ज का मीनिंग क्या होता है। चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने कर दिया आपको, क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो ध्यान से, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि इसको मेजर किया जा सकता है, इसकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके आगे आया है विच प्रोड्यूस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था टेक्नोलॉजी इनेबल्ड दुनिया है, और टेक्नोलॉजी का जो एक तरीके से स्टार्टिंग बोलूं वो बेस ही है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट है उनका कारण कौन है, उनका कॉज कौन है, उनका कॉज है चार्ज। तो इसलिए मैंने बोला था इट इज द फंडामेंटल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। चार्ज क्या है, फंडामेंटल है टेक्नोलॉजी, इसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, अगर हम अज्यूम करना चाहे तो, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, उससे रिलेटेड इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आगे मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक डेफिनेशन क्लियर होगी कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज इज अ प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू व्हिच इट्स इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आगे बात करूं चार्ज की रिप्रेजेंटेशन की, तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। एक लेटर है अपना क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू। बहुत सारी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे, वहां पे भी आप लोग देखोगे कि क्यू लिखा मिलेगा, वहां पे रिटर्न होगा। तो क्यू का मतलब आप देखते ही समझ जाना इसका मीनिंग क्या है, चार्ज, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी, चार्ज का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली डेफिनेशन समझ आ गया होगा आपको, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है हमारे पास चार्ज की एसआई यूनिट की। अब 2 तरीके की यूनिट हम डिस्कस करते हैं, एक एसआई यूनिट डिस्कस करते हैं, हम एक सीजीएस यूनिट डिस्कस करते हैं। एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, और इसको सी से रिप्रेजेंट किया था माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो एक तो हम लेके चलते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एंड एक लेके चलते हैं हम स्टेट कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं,
दोनों आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक तो ईएमयू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और दूसरा क्या है आपका स्टेट कूलेंट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की और सीजीएस यूनिट क्या होती है, किस लेटर से चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चले। इससे आगे हमारे पास एक टर्म और निकल के आती है चार्ज से कि हम डिस्कस करते हैं बेसिकली टू टाइप ऑफ द चार्ज। आपने पढ़े होंगे, ठीक है, चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। पहले को बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, आप सभी ने सुना होगा, एंड दूसरे को बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। तो यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी कि चार्ज होता क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, चार्ज को मेजर करने के लिए किस फंडामेंटल का यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है, सीजीएस में क्या होती है और एसआई में क्या होती है, दोनों चीजें क्लियर होगी। उसके आगे चले तो चार्ज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, यानी कि दो टाइप्स में है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज क्लियर है, आप सभी को पता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। यहां से मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, या तो लाइक चार्ज एग्जिस्ट करेंगे आपके पास, आप समझने की कोशिश करें, लाइक चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा हो सकता है अनलाइक चार्ज। ठीक है, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, तो या तो लाइक चार्जेस हो सकते हैं या अनलाइक चार्जेस। अब लाइक का मतलब सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, सिमिलर चार्जेस को बोलते हैं लाइक चार्जेस, और अगर अपोजिट चार्जेस है तो उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस। तो एक नंबर में यहाँ से बहुत बड़ा एक नंबर में छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज जब लाइक होते हैं, अगर वो पास आने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, यानी कि इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और यहाँ पे जो अनलाइक चार्ज है उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में होगा अट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप नोट कर ले एक नंबर में कि अट्रैक्शन का मीनिंग कब होता है, अट्रैक्शन कब होता है चार्ज में, और रिपल्सन कब होता है। ठीक है, आई होप कि चीज आपको क्लियर होगी कि लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा चार्ज क्या होता है, चार्ज का मीनिंग क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस में मेजर करते हैं बेसिकली, है ना, और कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। अब यहाँ से आगे चलें तो एक मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाउ का मतलब कैसे, कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू बॉडी विल बी चार्ज, कैसे हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए। अब चार्ज तो समझ आ गया, एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारा चक्कर समझ आ गया, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एंड उससे रिलेटेड इफेक्ट आते हैं। कोई भी बॉडी है उसको कैसे चार्ज किया जाए, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में कि किस तरीके से एक बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो आपको समझ आएगा कहीं ना कहीं कि कैसे एक बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल लेके चलेंगे। कोई भी बॉडी है तो हमने पढ़ा था 9th में कि कोई भी बॉडी है, जो भी चीज मैटर है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिनको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने तीन चीजें डिस्कस की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम इसको लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। हम मेन जो बात करेंगे, हम दो ही चीजों पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और आपको पता है किसी भी न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अमाउंट है वो क्या होती है, बराबर होती है, तभी वो बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल। अब हुआ क्या, इस बॉडी के पास दो केसेस है, या तो ये बॉडी एक तरीके से इस तरीके से बिहेव कर सकती है, ये न्यूट्रल है, ऑलरेडी ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, कोई भी चीज जो न्यूट्रल होती है, ठीक है। इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, मान लो हमें कैसे चार्ज को प्रोड्यूस किया जाए, चीज पे डिस्कस करना है। तो इस बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में कैसे इसको चार्ज किया जा सकता है, उसके लिए क्या करना है, इसके पास दो केसेस है, या तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ये क्या कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भाई हम तो डिस्कस प्रोटॉन का भी कर सकते थे, पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों, गेन ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं। उसका रीजन ये है कि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से किसी भी चीज को निकाल पाना इट्स क्वाइट
इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना या फिर वहां पे इंसर्ट करना थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन से बाहर निकाल के वो तो इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गया, इजी हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने बोला एक न्यूट्रन को दिया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकती है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकती है। अब आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्रोटॉन हो गए कम, तो वही चार्ज दिखेगा जो डोमिनेंट होगा। यानी कि अगर कोई भी बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो वो एक्वायर करेगी कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया सकता है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो डोमिनेंट चार्ज कौन हो जाएगा, प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया हमारे पास तो वो क्या करेगा, एक्वायर करेगी वो बॉडी बेसिकली नेगेटिव चार्ज। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर, कैसे चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, चार्ज होता क्या है, किस तरीके से मेजर करते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर होगी। चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अब ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इनके लिए हम बेसिकली 3 मेथड्स का यूज करते हैं, ये भी देख लो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। पहले को बोलते हैं कंडक्शन, दूसरे को बोलते हैं इंडक्शन और तीसरे को बोलते हैं फ्रिक्शन। ये तीनों चीजें आपको पता होना जरूरी है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये वो मेथड्स हैं टू चार्ज ए बॉडी। किसी भी बॉडी को क्या करने के, चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जब एक बॉडी दूसरी के साथ क्या होती है, रब करते हैं, एक तरीके से रफनेस की वजह से वो लॉक होते हैं, और जब हम उनको मूव करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, और फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उससे आगे चले कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब समझे, एक अनचार्ज बॉडी है, जैसे मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, ये वाली एक अनचार्ज बॉडी है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये कैसी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी थे। अब जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव लेके आया तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, इधर क्या करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर मैं अर्थ कर दूं, ये सारा चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला गया, इस बॉडी के ऊपर कैसा रह गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको सॉरी नेगेटिव चार्ज, तो इसको 2 तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, 2 तरीके से, या तो इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके, या इसको फिजिकल कांटेक्ट में ले आया जाए, मतलब इसको क्या किया जाए, टच किया जाए, ठीक है। तो अगर फिजिकल कांटेक्ट होता है तो कंडक्शन बोलते हैं, अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो देयर आर द 3 मेथड्स यूजिंग व्हिच वी कैन चार्ज द बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली चार्ज कर सकते हैं। आई होप कि चीज क्लियर होगी। चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। और किस तरीके से कंडक्शन, मतलब जब फिजिकल कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में लेके आया जाता है तो बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर विदाउट फिजिकल कांटेक्ट है तो वो इंडक्शन हो जाएगा, और एक दूसरे को रब करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन। जैसे हम छोटे थे तो पेन को रब करते थे, और ऐसे छोटे पेपर के टुकड़े को उसके पास लेके जाते वो अट्रैक्ट कर लेता था। रीजन क्या था, जैसे पेन आपने अपने हेयर्स के साथ क्या किया, रब किया, तो पेन हो गया चार्ज, जिसकी वजह से वो उस पेपर के टुकड़े को क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। तो आई होप कि आपको एसेंस क्लियर होगी। चार्ज का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली समझ आ गया होगा कि चार्ज का क्या कहानी है ना, कि एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है, कैसे मेजर कर सकते हो। उससे आगे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे चले तो चार्ज के आगे हमें एक बेसिक, एक छोटी सी चीज रह गई है, डायमेंशंस और फॉर्मूला, और बता देता हूं एग्जैक्टली कि आपको फॉर्मूला पूछा जाए चार्ज का, फॉर्मूला ऑफ चार्ज, तो बेसिकली ये ड्राइव किया गया है, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द Q एंड इसका फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाई बाय T, मतलब करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपको समझ आना चाहिए, क्या है इसका, चार्ज इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो बेसिकली इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट A होता है और टाइम क्या होता है T, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है A और T। और अगर मैं एक चीज और यहाँ पे हम नोट करना चाहूंगा, इट्स ए प्योर स्केलर क्वांटिटी, आपको समझ आना चाहिए ये क्या है, सो प्योर स्केलर क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट करता है मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन।
यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता, दैट्स व्हाई ये कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशन, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड्स होते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, उसके अलावा एक नेक्स्ट आर्टिकल, एक नया चैप्टर, सॉरी एक नया टॉपिक इससे आ जाता है कि जो हमने चार्ज रखा है, क्या चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, क्या चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आना चाहिए क्या है कि अपना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि एक प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ये बहुत जरूरी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज को जनरली ऐड किया जा सकता है सिंपल फॉर्मूले से। दूसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड, ये आपने पढ़ा होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कंजर्व्ड रहता है ऑलरेडी, चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते आप लोग, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये चीज समझने की कोशिश करें, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इस टर्म को समझाने की कोशिश करता हूं। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो अगर इसको मैं बेसिकली अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव एन ई। अब ये देखो ध्यान से, ये तो बेसिकली एक मिनट, ये तो बेसिकली हमारा चार्ज होता ही है, क्यू को क्या बोलते हैं, हम चार्ज बोलते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल है। एंड आगे बात करूं एन, एन का मतलब होता है इट्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या होता है, इंटीजर, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर ही लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीजर ले लेते हैं, हाँ इंटीजर ही होता है। ठीक है, ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, ये आपको समझना जरूरी है, एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है एंड बेसिकली प्रोटॉन है, इन दोनों पे चार्ज होता है, और इन दोनों पे कितना चार्ज होता है, 1.6 न्यूटन। जो भी एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप सभी को पता नहीं तो पढ़ा होगा कि एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो जो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है यहाँ पे पुट करो, उसको n से मल्टीप्लाई करो, और दैट इज दिस इक्वल टू द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होती है बेसिकली चार्ज से रिलेटेड, कि एग्जैक्टली चार्ज का क्या कहानी होता है और चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, किस तरीके से चार्ज को मेजर किया जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब मैं समझा चुका हूँ, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद मैंने बताया चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब सिंपल तरीके से हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको कोई अलग से लॉज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे वेक्टर एडिशन वगैरह पढ़े थे हमने +1 में, क्योंकि सेपरेट लॉज थे, वेक्टर को सिंपल तरीके से ऐड किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं ना कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एन, इट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और आई होप कि चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली चार्ज जो रिलेटेड टर्म है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, चार्ज कैसे काम करता है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे आगे बढ़े थोड़ा सा, मतलब इससे आगे थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज इसके आगे चले, तो हमारे पास एक नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि हमने देखा चार्ज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, चार्ज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं बेसिकली, उसी को अंडरस्टैंड करेंगे, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास जो चार्ज है वहां पे 2 चीजें हो रही थी। ठीक है, एक तो लाइक चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा बेसिकली अनलाइक चार्ज। हमारे पास 2 चीजें हैं, पहला वाला लाइक चार्ज एंड सेकंड क्या हो जाएगा अनलाइक चार्ज। जब हमने देखा लाइक चार्ज है तो वहां पे बेसिकली रिपल्सन होगा, मतलब फोर्स तो वहां पे भी लगेगा, और अनलाइक चार्ज में कैसा होगा, हमारे पास बेसिकली अट्रैक्शन होगा, मतलब फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। यानी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, चार्ज के बीच में फोर्स तो लगेगा। ठीक है, यानी कि एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोल सकते हो आप लोग, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोल सकते हो। ठीक है, और एक को बोल सकते हो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों को फाइंड आउट कैसे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मतलब आप चार्ज समझ लेते हो, चार्ज की प्रॉपर्टीज समझ लेते हो, जो उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसको एक लॉज के थ्रू एक्सप्लेन किया, दैट इज कॉल्ड कूलेम्ब्स लॉ। तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट है काफी, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली कूलेम्ब्स लॉ होता क्या है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो आपको समझाया गया है दैट इज कॉल्ड कूलेम्ब्स लॉ। ये कूलेम्ब्स लॉ होता है बेसिकली, इट इज एन लॉ व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लग रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए जिस लॉ का यूज किया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, कूलेम्ब्स लॉ। अब एक चीज और मॉडिफाई करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, हम एक तो बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेसिकली, और एक बोलते हैं हम फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपने पास, फोर्स ऑफ रिपल्सन, दो अलग अलग टर्म ना बोल के मैं इसको एक सिंगल टर्म बोल देता हूँ, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ इंटरैक्शन। आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, जब मैं एफ ऑफ इंटरैक्शन बोलूं तो उसमें मतलब दोनों फोर्सेस आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन आ गया। ठीक है, तो मैं दो अलग अलग टर्म ना बोल के मैं सीधा बोलूंगा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, मतलब उसमें अट्रैक्शन भी आ गया और रिपल्सन भी आ गया। तो ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा ना, उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किस लॉ का यूज करेंगे, कॉल्ड कूलेम्ब्स लॉ। ठीक है, अब कूलेम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। ये क्या कहता है, मान लो आपने दो चार्ज ले लिए, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, मैंने एक चार्ज 1 ले लिया Q1, उसका मैग्नीट्यूड Q1 है, एक ले लिया मैंने Q2। ठीक है, दो चार्जेस ले लिए जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। ये हमारा एक अजम्पशन है कि फोर्स निकालना है तो उनके बीच में एक डिस्टेंस होगा। ठीक है, और उनके बीच में एक डिस्टेंस होगा अगर फोर्स निकालना है तो। ठीक है, और उनका अपना कुछ चार्ज का मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, अच्छा इस फोर्स को एक और टर्म में बोला जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे भी बहुत सारे ऑथर्स या फिर बुक्स में लिखा मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, या फिर कुछ को लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, अलग अलग। तो तीनों का मीनिंग एक ही होता है, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन था कि इन दोनों के बीच अब हो सकता है ये दो, पहली कंडीशन क्या है, दोनों चार्ज कैसे हो, सेम, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, लाइक चार्ज। दूसरी कंडीशन क्या है, ये हो सकते हैं डिफरेंट, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, अनलाइक चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से समझना, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चाहे चार्ज सेम हो चाहे डिफरेंस हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, हमें सिर्फ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। तो अब यहाँ पे कूलेम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ध्यान से समझे क्या बोला, इसने बोला है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, और मैं ये कूलेम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म समझा रहा हूँ, सॉरी आपको मैं स्केलर फॉर्म समझा रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म नहीं समझा रहा। स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म बाद में डिस्कस करेंगे, पहले से पढ़ते हैं स्केलर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका स्टेटमेंट है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए स्टेट कूलेम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलेम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन या फिर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। ये दोनों टर्म्स मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें एक रिजल्ट मिलेगा। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई होप ये टर्म आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, हमारे लिए, किसके लिए, कूलेम्ब्स लॉ के लिए। ठीक है, इससे आगे अगर चलने का कोशिश करें तो हमें क्या मिला, हमें मिला F इज, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है जिसको K बोलते हैं, जिसको यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इसका थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो K है, K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू है वो चेंज होता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। जो K की वैल्यू है वो एग्जैक्टली होती है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म आपको अभी पता नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैथमेटिकली अगर इसकी बात करूं 9 × 10⁹9, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ निकालना है तो क्या होता है, K mod of Q1 mod of Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, बेसिकली कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बेसिक समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली कूलम्ब्स लॉ का मीनिंग क्या होता है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।